आर्टिकल था तालिबान के विदेश मंत्री मुतक्की इंडिया आए थे उनके बारे में, और आर्टिकल लिखा फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने। भारत जैसे लिबरल और मॉडर्न देश को उसको कोई मुस्लिम संस्था दिखानी हो तो वो संस्था कौन सी होनी चाहिए। तो मैंने आर्टिकल में भी लिखा है कि वो संस्था होनी चाहिए थी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना और अगर उसमें किसी भी तरह हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर है कि उसकी तो कोई भी सराहना नहीं की जा सकती। जो मुझे ताज्जुब हुआ कि देवबंद, जो कि मौलानाओं की जगह है, जिनको आम तौर से ये समझा जाता है कि वो तो बेचारे ऊपर की दुनिया की बात कर रहे हैं या कब्र की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट निकले इस मामले में कि उनकी प्रेस रिलीज में साफ तौर से लिखा है कि हमने ये वेलकम किया क्योंकि हमारी सरकार ने वेलकम किया। उन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना मुसलमानों की ड्यूटी है क्योंकि इनको भारत पर रूल करने का हक नहीं है। तालिबान ये कहते हैं कि साहब हम हक पे थे, हम सही थे, हमने बिल्कुल डाइल्यूट नहीं किया और देखिए हम दोबारा वापस आ गए। औरतों ने बताया है। वो तो मतलब इतना, उससे सुन के दुख होना चाहिए किसी भी आदमी को कि आपने पढ़ाई उनकी बंद कर दी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, अम्यूज़मेंट पार्क बंद, कुछ नहीं। तो वो जो इतना पर्दे पर और औरतों के सेग्रीगेशन पर जोर दे रहे हैं, वो उन औरतों को मदरसों में मर्दों से पढ़वा रहे हैं। तालिबान हमारे कैसे दोस्त हो सकते हैं? वो कभी भी मुंह फेरेंगे और फिर जो है वही बातें करेंगे जो अब तक करते आए हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अखबार पढ़ते पढ़ते इंडियन एक्सप्रेस हमें एक आर्टिकल नज़र आया। आर्टिकल था तालिबान के विदेश मंत्री मुतक्की इंडिया आए थे उनके बारे में, और आर्टिकल लिखा फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने। फैज़ान साहब को आप सब जानते हैं, वाइस चांसलर हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के, और आप रेड माइक पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देख चुके हैं। एक्सप्रेस में रेगुलर कॉलम लिखते हैं, पर यह कॉलम अलग था। और इस कॉलम में मुतक्की की विजिट के बारे में फैज़ान साहब ने लिखा, और हेडलाइन है जो हम दिखा भी रहे हैं कि मुतक्की विजिट टू देवबंद, रेड कारपेट रेड फ्लैग। यानी मुतक्की देवबंद गए, उनको रेड कारपेट दिया गया, वो सही नहीं था, वो रेड फ्लैग है, यानी वो ठीक नहीं था। अब मुतक्की के आने से हमारे देश में अलग चर्चा शुरू हो गई। वो मुतक्की, वो तालिबानी, इसके बारे में, इसके समर्थन में कोई लिख देता था 2021-22 में तो जेल जाना पड़ता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में उनको रेड कारपेट मिला, उनको सलामी दी गई, पुलिस वाले सुरक्षा दी गई। लेकिन क्या मुतक्की का जो समर्थन हुआ वहाँ पे, जो देवबंद में लोगों की भीड़ थी, उसके संदेश क्या हैं? महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाना, फिर दबाव के बाद बुलाना इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, क्यों पहले महिलाओं को नहीं बुलाया गया? तालिबान अपनी इमेज मेकओवर कर रही है, हो सकता है भारत सरकार की मजबूरी रही हो, लेकिन इसके एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू है जिसको हम आज इस चर्चा में आपके सामने रखेंगे। रन साहब, आपका आर्टिकल हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब लिखेंगे। मुत्तकी की विजिट हो गई और ये आर्टिकल आया, तो हमने आर्टिकल पढ़ा। तो देवबंद की विजिट, आपको लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया देवबंद में दारुल उलूम मदनी ने, वो लगा कि उतना नहीं करना चाहिए था? नहीं, स्वागत किसी का करना ना करना तो व्यक्ति की अपनी चॉइस है। अब जाहिर है कि देवबंद जो है वो एक थियोलॉजिकल स्कूल है। ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं वो अ, मौलाना बनते हैं और क्लर्जी का हिस्सा बनते हैं। तो उन्होंने स्वागत किया। मुझे स्वागत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि भारत जैसे लिबरल और मॉडर्न देश को अगर तालिबान जैसे किसी ग्रुप को, जो एक देश में इस वक्त सरकार चला रहा है, उसको कोई मुस्लिम संस्था दिखानी हो तो वो संस्था कौन सी होनी चाहिए। तो मैंने आर्टिकल में भी लिखा है कि वो संस्था होनी चाहिए थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भारत के संविधान में
एंट्री नंबर 63 में लिखे हुए है कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, और जिसमें आज कल जो वाइस चांसलर हैं वो एक मुसलमान महिला हैं, एक प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की, नईमा खातून साहिबा। तो तालिबान को ये दिखाना चाहिए था कि देखो हमारा ये सेकुलर देश है, इस देश में मुसलमानों का एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें 170-75 डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमेशा भारत की हर रैंकिंग में और विश्व की रैंकिंग्स में हमेशा बहुत ऊंचे मुकाम पर रहता है, और उसको जो लीड कर रहा है वो एक मुसलमान महिला है। आप सोचिए वहाँ तो 2000 प्रोफेसर्स हैं, 8-9 हज़ार नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, 35-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है। और उस यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय बनाया। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गू हुआ कि अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का की संस्था है तो वो अल्पसंख्यक की कैसी होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने कहा कि ये कैसे नहीं हो सकता, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान भी राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि संस्थान कैसा है, भाई अल्पसंख्यक भी तो राष्ट्र का हिस्सा है। तो जो शोकेस करने का इंस्टीट्यूशन था मुसलमानों का, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ ले जाना चाहिए था ताकि उन्हें एहसास होता कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो एक महिला इसकी कुलपति है। आपको मालूम है वैसे भारत में भी बहुत कम औरतें वाइस चांसलर्स कम ही हैं, लेकिन वो तालिबान जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो विमेन का अपार्थाइड कर रहे हैं, हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे किसी भी तरह हमें ये लगे कि हम उनके उस अपार्थाइड को 1 इंच भी कंडोन कर रहे हैं। बहुत ग्रैंड वेलकम था, मतलब इतना हुजूम था मुत्तकी को देखने, छूने, सेल्फी लेने के लिए कि जो विजुअल्स हैं वो आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। हो सकता है कि वो उत्सुकता वश हो, लेकिन उस दिन वो विजिट हुई जिससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया गया। वो एक ऐसा पॉइंट था जिसे लगा कि शायद एज अ कंट्री हमें उस बात पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ मेल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, और उसके बाद इतना ग्रैंड वेलकम मिला मुत्तकी को। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना, और अगर उसमें किसी भी तरह हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर है कि उसकी तो कोई भी सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं तो विश्व गुरु बनने की सबसे पहली शर्त ये होगी कि जो विश्व की मॉरल और इथिकल लीडरशिप है वो हमारे हाथों में हो। और आज जो अमेरिका के हालात हैं वो लीडरशिप जो कभी उनके हाथ में थी उनके हाथों से निकल गई। स्पेस बिल्कुल खाली है, भारत को ज़रूर उसको क्लेम करना चाहिए, लेकिन आप विश्वगुरु जब भी कहलाएंगे और बनेंगे जब आप इथिकल और मॉरल पोजीशंस, कंटेंशियस इश्यूज पे रहें। अगर हम किसी भी तरीके से ऐसे पाए गए कि हम उस ग्रुप के साथ हैं, जियो पॉलिटिक्स में होता है, अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तालिबान ने बहुत खुल के हमारा साथ दिया, और अब जो अमेरिका वहाँ पर बेस बना रहा है उसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान साथ आ गए। तो जो विदेश नीति है उसमें अक्सर कंप्रोमाइज़ेस होते हैं, लेकिन उन कंप्रोमाइज़ेस को करते हुए भी हमें बार बार डिस्क्लेमर देना चाहिए। जो मुझे ताज्जुब हुआ कि देवबंद जो कि मौलानाओं की जगह है, जिनको आम तौर से ये समझा जाता है कि वो तो बेचारे ऊपर की दुनिया की बात कर रहे हैं या कब्र की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट निकले इस मामले में कि उनकी प्रेस रिलीज़ में साफ तौर से ही लिखा है कि हमने ये वेलकम किया क्योंकि हमारी सरकार ने वेलकम किया, और विदेश नीति में हम देश की विदेश नीति से गाइड होते हैं, लेकिन हम उनकी किसी पॉलिसी को इंडोर्स नहीं करते। और ये इनका आना सिर्फ हमारे लिए एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, और जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच दशकों से रिलेशनशिप रही है, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए है। तो वो डिस्क्लेमर देवबंद ने दे दिया जो हमने नहीं दिया। मुझे इस पे बहुत ताज्जुब हुआ है। देवबंद ने दिया और हमने नहीं दिया। अब देवबंद में जब मदनी साहब बोल रहे थे और वहाँ पर आए, मदनी साहब ने बोला कि हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं,
आज़ादी की लड़ाई में लोग यहाँ से इंस्पायर होके अफ़गानियों ने वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जब आप कल्चरल चीज़ों पर बात करते हैं और ज़ाहिर सी बात है कल्चरल चीज़ों पर बात कर रहे हैं आप, वहाँ एक संस्था है, वहाँ पढ़ाया जाता है। क्या लगता है शायद देवबंद को भी एक संदेश देना चाहिए महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वहाँ से मन से दिया था। वैसे अगर कल्चरल बात हो रही तो वो भी कह सकते थे, आपको लगता नहीं है कि कह देना चाहिए था? नहीं, देखिए, देवबंद जो है वो ऐतिहासिक तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग संस्था है। जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत पहले, अभी तक हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन है वो शुरू नहीं हुआ, अभी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई, देवबंद तो बना ही 1864 वगैरह में। उन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना मुसलमानों की ड्यूटी है, क्योंकि इनको भारत पर रूल करने का हक़ नहीं है। और देवबंद ने कई और आज़ादी के बाद देश की फतवे दिए कि उन्होंने काऊ स्लॉटर के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, और आतंकवाद पर उन्होंने बहुत बोल्ड फतवा दिया कि आतंकवाद का इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने पार्टीशन पर पोजीशन जो पढ़े लिखे मुस्लिम लीग में लीडर्स थे उनसे बेहतर पोजीशन ली। जैसे उन्होंने उसमें डिस्क्लेमर दिया कि हम तालिबान की पॉलिसीज़ इंडोर्स नहीं करते, उस तरह की, कि उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए और हिंदू और मुसलमान दोनों को ये नहीं। जमीयतुल उलमा हिंद का बड़ा इसमें अहम रोल रहा। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इनका मैंने तारीफ भी लिख दी है, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देवबंद जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस है उसके सुन्नी स्कूल के सबसे कंजर्वेटिव व्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उनकी पोजीशन मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिफॉर्म पर, हिजाब पर, उनकी पोजीशन डिवोर्स पर, इन सारी चीज़ों पर, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, वो पोजीशन है जो एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स पोजीशन है। और जो लिबरल स्कॉलर्स हैं या जो लिबरल एनलाइटेंड मुस्लिम्स हैं वो लिबरल स्कॉलर्स की पोजीशन को फॉलो करना बेहतर समझते हैं। तो उनके पूरे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके सारे स्टूडेंट्स बाहर शायद आ गए वेलकम करने के लिए। उन्हें शायद लगा हो कि भाई ये बड़े कोई अजीम लोग हैं जिन्होंने यूएसएसआर को हरा दिया उसकी पीक पर, और अफ़गान जिन्होंने जब ब्रिटिश हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था उन्हें हरा दिया, फिर अमेरिका को हरा दिया इन्होंने। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उन्हें ये लगता हो कि जो हमारी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स हनफी थिंकिंग है वो ये करके दिखा रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई तालिबान ये कहते हैं कि साहब हम हक पे थे, हम सही थे, हमने बिल्कुल डाइल्यूट नहीं किया और देखिए हम दोबारा वापस आ गए। लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है अभी यूनाइटेड नेशंस में, अभी पिछले महीने एक स्टडी प्रेजेंट की गई जो 34 में से 14 उनके राज्य जो थे उन पे बेस्ड थी, और 600 अफ़गान वेमेन से बात करके वो स्टडी की गई। और उस स्टडी के में जो औरतों ने बताया है वो तो मतलब इतना, उससे सुन के दुख होना चाहिए किसी भी आदमी को कि आपने पढ़ाई उनकी बंद कर दी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, अम्यूज़मेंट पार्क बंद, कुछ नहीं, और अब आप स्कूल के बिना पे कहते हैं साहब 2.8 मिलियन औरतें जो हैं वो मदरसों में हैं, पढ़ रही हैं। तो वो मदरसे जो हैं, एक तो नंबर एक वेरी इंटरेस्टिंग कि उनके पास मदरसे में पढ़ाने वाली सफिशिएंट नंबर ऑफ औरतें नहीं हैं। तो वो जो इतना पर्दे पर और औरतों के सेग्रीगेशन पर जोर दे रहे हैं वो उन औरतों को मदरसों में मर्दों से पढ़वा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अफ़गान वेमेन जो एक कॉज के लिए लड़ रही हैं, जो फेस्टिवल्स अगर हो रहे हैं उन्हें सेलिब्रेट करके ट्विटर पे डाल रही हैं,
अगर हम एक इतने बड़े कंट्री उनके उस स्ट्रगल में उनकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला पाएंगे, तो हमारी जो एक ग्लोबल इमेज है कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, हम विमेन राइट्स के साथ हैं, वो इमेज आम वोटर्स के माइंड पे कुछ असर ना पड़ता हो अगर हमें सिर्फ वोट ही लेने हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में विश्व के उसको जो पढ़े लिखे इनलाइटेंड लोग हैं उनकी नज़रों में गिरेंगे। आप सोचिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। इसमें रिपोर्ट में आपको मैं बता दूं, उन लड़कियों को ले जाया जा रहा है, अब नमाज का वक्त हो गया तो बस रोक दी गई, सबसे कहा जा रहा है नमाज पढ़ो। अब आपको मालूम है कि इस्लाम में भी और भी कई धर्मों में जो कुछ ख़ास दिन हैं उनमें उनको एग्जम्पशन है नमाज ना पढ़ने से, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लाइन में खड़े होइए। यानी ये उनसे वो काम कराए जा रहे हैं जो बिल्कुल गैर इस्लामिक हैं। औरतों को पढ़ाई से रोकना, अब आप सोचिए कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तो कह रहे हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर शिक्षा हासिल करना, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है, और आप कह रहे हैं आप पढ़ने नहीं देंगे उनको। अफ़गानिस्तान के तो एजुकेशन सिस्टम में 70s में 70% तो अफ़गान औरतें थीं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो वहाँ की लड़ाई वहाँ की औरतें लड़ रही हैं। विश्व के मानव अधिकार संगठन उन औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। हमारा जाहिर है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा देश भी जो है वो अफ़गानिस्तान की इन औरतों की लड़ाई में उनको कम से कम मॉरल सपोर्ट दे, इथिकल सपोर्ट दे। पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिक्स में जाहिर है कि राष्ट्र के हित होते हैं, उसमें कहीं पे हम कंप्रोमाइज़ भी करते हुए नज़र आएँ, या हम तालिबान से कोई एग्रीमेंट भी हुआ। अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, हमारे यहाँ बहुत से लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं भाई दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तालिबान हमारे कैसे दोस्त हो सकते हैं? वो कभी भी मुंह फेरेंगे और फिर जो है वही बातें करेंगे जो अब तक करते आए हैं। मैंने देखा, चूंकि आप ये बात बोल रहे हैं और आपकी बात या हमारे जैसे लोगों की बात बहुत सारे लोगों को ख़राब भी लगती है। हमने देखा कि उस दिन के बाद से एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें मुत्तकी खड़े हैं और एक महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही है, और महिला सवाल पूछ रही है आंखों में आंखें डालकर, मुत्तकी सर नीचे किए हुए हैं। तो कुछ लोगों ने लिखा कि ये तुम्हारी तमीज़ है और ये उनकी शर्म है कि मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं दबे कि मतलब महिला देखो खड़ी है और सामने देख रही है और वो सर झुकाए, वो उसकी शर्म है, उसकी तमीज़ है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। कई भारतीय लोगों को देखा लिखते हुए ट्विटर पर समर्थन में कि वो सर झुकाए हुए है और वो सपोर्ट करेंगे, देखिए कितनी तहजीबियत है उसके अंदर। नहीं, ये तहजीब का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि साहब वो क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। प्रोटेस्ट ना होना इस बात की दलील नहीं है कि ऑल इज़ वेल। ये तो इस बात की दलील है कि आप इतने ज़्यादा अथॉरिटेरियन हैं कि प्रोटेस्ट की भी इजाज़त लोगों को नहीं है। जो सवाल उनसे पूछा गया था उसका सवाल का जवाब बिल्कुल वो उन्होंने इवेसिव जवाब दिया, वो कोई करेक्ट जवाब नहीं था। लेकिन मुझे वाकई में ताज्जुब हुआ कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी प्रोमिनेंस मिली और आप मीडिया वालों ने भी बहुत उनको दिखाया। उतना शायद जिस तरीक़े का वहाँ जुल्म और बर्बरियत औरतों पे भी हो रही है और भी लोगों पे होती है, वो शायद डिज़र्व नहीं करते थे। और आप ये सोचिए कि तालिबान ने जो कुछ औरतों के साथ वहाँ किया, उससे जो हमारा लॉ था सीएए का, उसका एक पहलू निकल के बिल्कुल साबित हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो परसिक्यूटेड हैं, शोषित हैं भारत में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। तो अफ़गान औरतें जो मुसलमान हैं, और आपको मालूम है कि मुस्लिम्स को वो बेनिफिट नहीं मिला, क्या वो शोषित नहीं हैं? और अगर वो अफ़गानिस्तान की औरतें किसी तरह अफ़गानिस्तान से निकलकर भारत में आएँ, तो क्या उनको भी उस तरीक़े का वो बेनिफिट जो हम और शोषित लोगों को दे रहे हैं नहीं मिलना चाहिए? सर आखिरी सवाल हमारा आपसे, अब ऐसे समय पर, और हमारे अच्छी बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हम ये सब सारी बातें कर पाते हैं, अब वहाँ जर्नलिज्म भी नहीं है जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर वहाँ जितना कटिलमेंट है,
प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है तो पत्रकारिता भी हो नहीं सकती। हमारे जैसे लोग भी जाएंगे, हम महिलाओं से बात नहीं कर सकते, हम उनके इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी हम कर सकते हैं लिमिटेड दायरे में कर सकते हैं, वहाँ की आवाज़ महिलाओं की तो हम तक आएगी नहीं। क्या हमें भारत में हमारे जो जर्नलिस्ट जिस तरीके से मुत्तकी का इंटरव्यू करते हैं या जो भी जिस तरीके से कवरेज हुआ, बहुत सधा हुआ कवरेज हो सकता था, बहुत जिम्मेदार कवरेज हो सकता था। शायद ऐसे मौके पर हमें बताना चाहिए था कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में हैं जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। बेहतर हो सकता था बिल्कुल, इसलिए क्योंकि एक हमको पॉइंट उनके ऊपर स्कोर करना था कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जब एक कहीं जनतांत्रिक देश होता है जिसमें स्वतंत्रता उनके लीगल सिस्टम का सेंट्रल थीम होती है, तो वो ऐसे करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान की औरतें बड़ी बहादुर हैं। ये जो मैंने यूएन में जो रिपोर्ट हुई, फरागीर कहलाती है शायद उस रिपोर्ट का टाइटल, तो उसमें 600 औरतों ने बोला है और बहुत खुल के बोला है। तो अफ़गानिस्तान की औरतों को पूरी तरह तालिबान दबा नहीं पाए हैं। और मुझे ताज्जुब ये है कि तालिबान जो सेकंड इनिंग्स अब खेल रहे हैं, कि पहली इनिंग्स उन्होंने खेली, मतलब पॉलिटिकली मुझे लगता है कितनी गलत बात है कि उन्होंने देखा कि वो पूरी दुनिया में आइसोलेटेड रहे और उसके बाद उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मैं सोचता था जब वो दोबारा आएंगे तो शायद वही गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन वो दोबारा वही गलतियां कर रहे हैं। उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एक एक दिन में 100 डिक्रीज हो रही। बाकायदा लॉ बनाए जा रहे हैं, प्रमोशन ऑफ वर्चू, प्रोहिबिशन ऑफ वाइज, और ये सारे लॉ इस तरह के बन रहे हैं जो बिल्कुल इस्लाम के विरुद्ध हैं, जो मानवता के विरुद्ध हैं, जो बेसिक एक ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स पे पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट ये है कि आपको अपनी संस्कृति और अपने धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होंगे, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हैं, जिसमें जाहिर है कि लोगों की स्वतंत्रता और औरतों के अधिकार उसमें शामिल हैं। कि वहाँ आपको कल्चरल रिलेटिविज्म के तहत कि मेरी संस्कृति अलग है, वो आपको नहीं मिलेगा। पहले बेसिक बेसिक चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको, फिर आप ये कहिए कि साहब मैं अलग एक समाज से अलग एक संस्कृति से आता हूँ, तो मुझे ये इतनी ऑटोनॉमी मिल जानी चाहिए। मगर ये है कि जुल्म बहुत दिन चलता नहीं है। मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान की औरतें जो हैं वो बड़ी बहादुर हैं, अफ़गान मर्द भी बड़े बहादुर हैं, और वो ज़रूर अपना हक़ तालिबान से ले के रहेंगी और तालिबान को झुकना पड़ेगा। मुझे अफसोस ये है कि तालिबान जिस इस्लाम के नाम पर बात करते हैं उसकी उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यानी जो पहली बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हो रही है मुसलमानों की, वो एक औरत कायम कर रही है। जो ज़्यादातर हदीस, जो प्रॉफिट्स की सेइंग्स हैं, या जो प्रॉफिट ने जो कुछ किया उसकी 6 मेजर बुक्स हैं, उनमें ज़्यादातर जो हदीसें हैं वो प्रॉफिट की जो वाइफ हैं आयशा, उनसे वो आ रही हैं। यानी इस्लाम क्या है ये हमको पता चल रहा है, एक औरत बता रही है कि प्रॉफिट ने फ़लाँ वक्त ये कहा, फ़लाँ वक्त ऐसे किया। जब कुरान कंपाइल किया जा रहा है तो उसकी वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक औरत के पास रखी जा रही है। वो औरत चाहती तो उसमें से कुछ हटा देती, कुछ और डाल देती उसमें। तो औरतों की इतनी ज़बरदस्त वो तारीख है। पूरा वाक़या करबला में जो इमाम हुसैन की बहन है बीबी ज़ैनब, उनका जो किरदार रहा है। और हमारे अपनी इंडिया में तो आप सोचिए कि 13वीं सेंचुरी में रज़िया सुल्ताना तो यहाँ क्वीन थी, और जो 2 मुल्क हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन दोनों में प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, खुद अफ़गानिस्तान में मेयर रह चुकी हैं, क्या क्या नहीं औरतें रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं। तो उन औरतों को इस्लामिकली ये प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि वो उसी रिपोर्ट में यूएन वाले में दिया है कि औरतें और कुत्ते बराबर हैं और औरतें कभी जन्नत में नहीं जाएंगी। अगर ये आइडिया तालिबान का है तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल इस्लाम के विरुद्ध है। खैर, तो आपने सुना फैज़ान साहब से, हमें लगा कि बात करनी चाहिए। और आप सोचिए कि अगर जो लोग, हमने देखा तमाम लोग थोड़ा समर्थन भी कर रहे थे जब लोगों ने अपोज किया तालिबान को, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या जो सलूक तालिबान में महिलाओं के साथ हो रहा है वो सलूक
हमारे देश में कुछ लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो अपनी बहन बेटियों और अपनी माँ के साथ बर्दाश्त करेंगे? ये सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।